ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका यूनिट 5 है, तो यूनिट 5 में जो हम कवर करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके हम इस पूरे सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगा जिसको बेसिकली हम ट्रांसड्यूसर सेक्शन बोलेंगे, ठीक है, और एक पार्ट जो होगा वो हमारा इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, ट्रांसड्यूसर और एक इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ट्रांसड्यूसर में क्या आता है, सबसे पहले आपको पता होगा एक रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, फिर आपका इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है, और आपका कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ये तीन टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं। और सेकंड आपका आता है इसमें पीजोइलेक्ट्रिक, ये इसका ट्रांसड्यूसर का सिलेबस है। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर में हम रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे और पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ये दो पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर हम इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो उसमें सबसे पहले मैकेनिकल बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं, करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। जबकि इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आता है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट। दूसरा आता है जिसको बोलते हैं हम प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है, तीसरा आता है जिसको बोलते हैं हम फ्लो मेजरमेंट। चौथा आता है इसको बोलते हैं हम लेवल मेजरमेंट। ठीक है, और इसमें एक, अच्छा तो है और भी बहुत सारे मेजरमेंट, विस्कोसिटी मेजरमेंट है, साउंड मेजरमेंट है, पर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिफ्थ आता है आपका पीएच मेजरमेंट। ठीक है, पीएच मेजरमेंट में एक इक्वेशन होती है, इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 एनआरटी डिवाइड बाई एफ। इस इक्वेशन पे 2-3 बार न्यूमेरिकल आया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला हमारा पार्ट है पूरा, इस यूनिट 5 पे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ट्रांसड्यूसर सेक्शन बताएंगे। ठीक है, इस ट्रांसड्यूसर सेक्शन के बारे में मैं रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, पीजोइलेक्ट्रिक कोई भी डेरिवेशन में प्रूव नहीं कराऊंगा, सिंपल डेरिवेशन मतलब सिंपल एक तरीके का फटाफट करा दूंगा सब सारी चीजों को। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिस्टिव हुआ, इंडक्टिव हुआ, कैपेसिटिव हुआ, तीनों से बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन ट्रांसड्यूसर की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इन पे जब भी क्वेश्चन आता है तो वो ऑप एम्प में ये एलिमेंट लगे हुए होते हैं। तो आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप एम्प में आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑप एम्प में आपको नॉलेज होने का मतलब ये नहीं कि पूरा ऑप एम्प आपको आता है, सिर्फ आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है। नेगेटिव फीडबैक अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो नेगेटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के बराबर होगा। सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है, तो सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज जो है हमारा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज है हमारा, वो इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज के बराबर है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब आपका पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज इक्वल टू नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज, दोनों टर्मिनल के वोल्टेज को इक्वेट कर दो, आप आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना ही वर्ड याद रखना है। बाकी ऑप एम्प का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए, सिर्फ ये पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तो अपने लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसड्यूसर सेक्शन से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर। सिंपल सी डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन होती है, बोलती है ट्रांसड्यूसर, एक होता है सेंसर। इन दोनों डेफिनेशन में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन भी ये कहलाती है कि वन फॉर्म ऑफ कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और सेंसर की डेफिनेशन भी ये कहलाती है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, ट्रांसड्यूसर और सेंसर की डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो इसकी डेफिनेशन को हमको बहुत ही इजीली क्लियर होता है। देखिए ट्रांसड्यूसर भी होता है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी converted into other form of energy, other form of energy, other form of energy। और सेंसर भी होता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर बोलते हैं कि किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको, इन दोनों डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने अपने घरों में थर्मोमीटर देखा होगा, थर्मोमीटर। अब बताती है थर्मोमीटर हमारा ट्रांसड्यूसर है कि सेंसर है। तो यहाँ पर भी थर्मोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहलाता है, थर्मोमीटर का प्रिंसिपल ये कहलाता है कि एक थर्मोमीटर के अंदर एक मरकरी लेवल होता है। जब इसमें आप बॉडी का टेम्परेचर इंसाइड करते हो तो थर्मोमीटर में जो मरकरी का लेवल होता है, मरकरी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा चेंज होता है।
तो यहाँ पर भी देखा जाए तो कुल मिला के जो आपकी टेम्परेचर क्या था, ये कि आपकी एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी थी। टेम्परेचर क्या है आपकी एक मैकेनिकल क्वांटिटी है, फिर मैकेनिकल क्वांटिटी है, दूसरे वर्डों में इसको आप नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हो। तो टेम्परेचर आपकी एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है और आपने इस नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में ही बदल दिया, क्योंकि टेम्परेचर आपका किसमें कन्वर्टेड हुआ? टेम्परेचर आपका मरकरी का डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्टेड हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं आपने टेम्परेचर को किससे कन्वर्ट कर दिया? एक डिस्प्लेसमेंट से कन्वर्ट कर दिया। तो टेम्परेचर भी आपकी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी आपकी क्या है? एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड मेरी यहाँ फास्ट रहेगी। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, यानी कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट दोनों ही केसेस में हमारी एनर्जी कैसी थी? एक मैकेनिकल एनर्जी थी। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि आपने टेम्परेचर के चेंज होने पे मरकरी का डिस्प्लेसमेंट हुआ और आपने उस डिस्प्लेसमेंट को इजीली क्या कर लिया? रीड भी कर लिया। यानी आपको कोई भी एडिशनली सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट मतलब कुछ एक्स्ट्रा सर्किटरी यूज यूज किया जाए जिससे वो डेटा हमारे पास यूजेबल फॉर्म में आए। ठीक है, तो ऐसा तो आपने कुछ नहीं किया, सिंपल टेम्परेचर आपका मरकरी के डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हुआ और आपने उस मरकरी के डिस्प्लेसमेंट को इजीली रीड कर लिया। तो दैट इज टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ एन सेंसर। तो यहाँ पे कोई भी आपको एडिशनली सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। तो ये डेफिनेशन हमारी किसकी है? सेंसर की है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज टू कन्वर्ट टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे खुद देखिए, आप टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर को आपने किसमें कन्वर्टेड किया? एक आपने डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट किया। देखिए ना, टेम्परेचर किसमें कन्वर्टेड हुआ? डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हुआ। टेम्परेचर आपका किसमें कन्वर्टेड हुआ? डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्टेड हुआ। तो यहाँ पर भी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, बट वो इस एनर्जी का शेप कैसा था? दोनों ही केसेस में हमारी एनर्जी कैसी थी? मैकेनिकल फॉर्म में थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेंसर के हेल्प से जो भी डाटा को आप रीड करते हो, वो डेटा को आपको उस डेटा को रीड करने के लिए आपको एडिशनली सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट इज द टाइप ऑफ सेंसर। तो ये डेफिनेशन हमारी किसकी होगी? सेंसर की होगी। बट अगर हम ट्रांसड्यूसर की बात करें, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ एन ट्रांसड्यूसर? तो ट्रांसड्यूसर भी डेफिनेशन भी यही कहती है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन को हम समझते हैं स्ट्रेन गेज से। स्ट्रेन गेज से अगर हम ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन को स्ट्रेन गेज से समझे तो आपको स्ट्रेन गेज का प्रिंसिपल पता ही है कि स्ट्रेन गेज क्या होता है। स्ट्रेन गेज एक बेसिकली इस तरह का एक स्ट्रिप होती है। देखो, स्ट्रेन गेज को अगर हम डिफाइन करें तो आपने बेसिकली लैब में किटों में स्ट्रेन गेज एक डिश के अंदर लगा देखा होगा, पर आपने स्ट्रेन गेज का जो मेन शेप है वो शायद ना देखा हो, क्योंकि आपने किटों में जो स्ट्रेन गेज देखा है वो बेसिकली रेजिस्टेंस के किसी आर्म पे अंदर साइड में लगा होता है, तो आपको स्ट्रेन गेज का शेप नहीं पता होगा। तो स्ट्रेन गेज आप ऐसे मान लीजिए कि ये जो आपकी ये फिंगर है, फिंगर में हमारे 1 3 होते हैं, तो ये इतना जो टॉप वाला पोर्शन है इसके बराबर मान लीजिए। ठीक है, कुछ इस टाइप का शेप होता है स्ट्रेन गेज का। ठीक है, वैसे तो बहुत तरह के स्ट्रेन गेज होते हैं। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज का शेप अलग होता है, मेटालिक स्ट्रेन गेज शेप का शेप कुछ अलग होता है। भाई म्यूट कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, तो हर किसी का शेप अलग अलग होता है, पर मैं स्ट्रेन गेज का बेसिकली प्रिंसिपल बता रहा हूँ। स्ट्रेन गेज का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आपने कोई भी मैकेनिकल डिफॉर्मेशन देते हैं, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन से सिस्टम में क्या आता है? स्ट्रेन आता है। इसके अंदर कुछ नहीं होता है, इसके अंदर एक रेजिस्टिव वायर की कोटिंग होती है कुछ इस तरीके से। इस रेजिस्टिव वायर की कोटिंग होने की वजह से ये जब इसमें स्ट्रेन अप्लाई करते हैं तो ये रेजिस्टेंस में जो होता है वो खिंचाव होता है, स्ट्रेस होता है। ये रेजिस्टेंस या तो टेंसाइल होगा या फिर कंप्रेस होगा, दो ही केसेस हो सकते हैं। तो इस टेंसाइल और कंप्रेसिव की वजह से ये जो इस वायर में जो स्पेसिफिक ये वायर है, इस वायर के रेजिस्टेंस में क्या होता है? चेंज होता है। इसकी नाम ही क्या है? स्ट्रेन गेज। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेन लगाने से क्या होता है कि इस वायर के में जो रेजिस्टिव वायर है इसमें खिंचाव होता है और खिंचाव होने से इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो आप खुद बताइए, अगर आपको मैं एक स्ट्रेन गेज लाके दे दूं और मैं आपसे बोलूं कि इसको प्रेस करो अपने हाथों से, तो उसके सिंपल सी बात है, उसके रेजिस्टेंस में चेंज हो, तो क्या उस रेजिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हो? उस रेजिस्टेंस को आप मेजर नहीं कर सकते। मैंने आपको आपने दोनों हाथों से स्ट्रेन गेज को दबाया और उससे रेजिस्टेंस में चेंज हुआ और मैं आपसे पूछूं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, तो आप बता दोगे रेजिस्टेंस चेंज की वैल्यू? नहीं बता पाओगे ना। तो उस चेंज रेजिस्टेंस की वैल्यू बताने के लिए करना पड़ेगा आपको उस स्ट्रेन गेज को एडिशनली सर्किट में यूज करना पड़ेगा, और वही सर्किट हमारा क्या कहलाता है? वीरस्टोन ब्रिज कहलाता है। यानी स्ट्रेन गेज में स्ट्रेन लगाने पे जो रेजिस्टेंस चेंज हुआ, उस रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हमने वीरस्टोन ब्रिज एक एडिशनली सर्किट यूज किया, और एडिशनल सर्किट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? उस रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमको एक एडिशनली सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट की रिक्वायरमेंट हुई। सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट मतलब एक एक्स्ट्रा सर्किट जिसकी हेल्प से हम किसी भी सर्किट, किसी भी पैरामीटर को यूजेबल फॉर्म में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? हमारा ट्रांसड्यूसर का प्रिंसिपल है। तो ट्रांसड्यूसर और सेंसर के डेफिनेशन में क्या डिफरेंस हुआ?
सेंसर की वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट सेंसर के केस में हमें कोई भी एडिशनली सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। द बेस्ट एग्जांपल इज द थर्मोमीटर। और अगर हम ट्रांसड्यूसर की बात करें तो ट्रांसड्यूसर के केस में स्ट्रेन की द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन ट्रांसड्यूसर, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस में चेंज हुआ स्ट्रेन को अप्लाई करने पे, वो रेजिस्टेंस हमको यूजेबल फॉर्म में मेजर नहीं था। उस रेजिस्टेंस को यूजेबल फॉर्म में मेजरमेंट करने के लिए हमने एक एडिशनली व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट यूज किया, जिसकी हेल्प से हमने उस चेंज ऑफ रेजिस्टेंस को मेजरमेंट किया जो कि हमने स्ट्रेन लगाया था। तो दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ एन ट्रांसड्यूसर। तो अगर हम दोनों डेफिनेशन को कंक्लूड करें तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन ट्रांसड्यूसर? What is the definition of a transducer? Transducer equal to sensor plus signal conditioning circuit. देखो सेंसर यहाँ पर क्या था हमारा, वो जो सिंपल हमने स्ट्रेन लगा के रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया, और सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट क्या था हमारा, व्हीटस्टोन ब्रिज था। तो यहीं से डेफिनेशन निकलती है कि ऑल द ट्रांसड्यूसर, ये इसलिए तो बोला जाता है ऑल द ट्रांसड्यूसर इज एन सेंसर, ऑल द क्योंकि ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन में सेंसर क्या है, इनबिल्ट है, जबकि सेंसर की डेफिनेशन में कुछ ट्रांसड्यूसर वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑल द ट्रांसड्यूसर इज सेंसर, बट ऑल द सेंसर इज नॉट एन ट्रांसड्यूसर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं किसी छोटे से ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा कि सारे ट्रांसड्यूसर सेंसर होते हैं और सारे सेंसर ट्रांसड्यूसर नहीं होता। ठीक है, ओके, ठीक है। एक सेकेंड, ये शायद सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ, देखिए ऑल सेंसर, इसको मैंने गलत लिख दिया था, ऑल द सेंसर आर ट्रांसड्यूसर, ऑल द सेंसर आर ट्रांसड्यूसर। सारे के सेंसर आपके क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर होते हैं, बट सभी ट्रांसड्यूसर आपके क्या सेंसर नहीं होते हैं। और ऑल ट्रांसड्यूसर इज नॉट ए सेंसर। क्यों नहीं सेंसर होते हैं, देखिए क्योंकि ट्रांसड्यूसर में हमारे पास एक्स्ट्रा क्या होता है, सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट होता है, जो कि सेंसर में नहीं होता। जबकि ऑल सेंसर आर ट्रांसड्यूसर, बट ऑल द ट्रांसड्यूसर इज नॉट ए सेंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को याद रखिएगा कि सभी सेंसर ट्रांसड्यूसर होते हैं, बट ऑल द ट्रांसड्यूसर इज नॉट ए सेंसर। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन होता है, जो ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन होता है, वो ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है बेसिकली, एक हमारे पास होते हैं जिसको बेसिकली बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, और एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। एक हमारे पास होते हैं जिनको हम प्राइमरी ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, और दूसरे क्या होते हैं हमारे पास, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होते हैं। तो डेफिनेशन ये आती है कि व्हाट इज द प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। देखिए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है कि ये हमारा कुछ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, पीटी लिख देता हूँ और ये मैं लिख देता हूँ एसटी। देखिए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी का फॉर्म चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ऐसे ऐसे एग्जांपल से समझ लिया कि यहाँ पे कोई नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी थी, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी थी, और वो आउटपुट में भी आपको क्या मिली, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मिली। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिली आपको, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मिली। अब देखिए डेफिनेशन देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले देखिए एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं बॉर्ड एंड ट्यूब। बॉर्ड एंड ट्यूब आपने सुना होगा, बेसिकली हमने देखा ना कि जब कहीं भी हमने क्या कहते हैं व्हीकल की हवा चेक कराने के लिए जाते हैं, तो वहां पे वो बॉर्ड एंड ट्यूब के थ्रू आपके टायर की हवा को चेक करता है। तो बेसिकली वहां पे क्या होता है कि वहां पे बेसिकली जो आपके टायर से क्या निकल रहा होता है, टायर से आपके प्रेशर निकल रहा होता है। तो जो प्रेशर है ये आपकी क्या है, एक मैकेनिकल क्वांटिटी है, और उसके पास एक जो बॉर्ड एंड ट्यूब का डायल होता है, तो वहां पे क्या होता है, इस डायल का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो प्रेशर किस में कन्वर्टेड हुआ आपका, डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्टेड हुआ। प्रेशर किस में कन्वर्टेड हुआ आपका, डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्टेड हुआ। तो देखिए प्रेशर भी आपकी क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है आपकी, एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। एनर्जी का फॉर्म चेंज हो गया, एनर्जी आपकी प्रेशर एनर्जी से डिस्प्लेसमेंट एनर्जी बन गई, बट आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि एनर्जी आपकी मैकेनिकली है, बट एनर्जी जो है वो आपकी
प्रेशर से डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगी, मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। उसके बाद में आपने सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में क्या किया कि आपने लगा दिया एलवीडीटी। आपको एलवीडीटी पढ़ा ही होगा आपने एलवीडीटी। तो एलवीडीटी ने क्या किया, वो डिस्प्लेसमेंट था, वो डिस्प्लेसमेंट एलवीडीटी का क्या होता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग होता है और ये एलवीडीटी का क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बीच में क्या है, कोर है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या गया, इस कोर से अटैच्ड है। तो ये जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट होने से स्कोर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और स्कोर का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हमको आउटपुट पे क्या मिल गया, एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल गया। आउटपुट पर हमको क्या मिल गया, एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल गया। तो हम लिख सकते हैं कि प्राइमरी ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनमें वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट एनर्जी का जो ओवरऑल, अगर नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में रहेगी, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रहेगी। जबकि सेकेंडरी में क्या होता है कि एनर्जी का फॉर्म, एनर्जी चेंज हो जाती है, यानी कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू बी कन्वर्टेड इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारा क्या था, बेसिकली हमारा कुछ इस तरीके से प्राइमरी ट्रांसड्यूसर था। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसड्यूसर को क्लासिफाइड करें तो हम ट्रांसड्यूसर को बेसिकली, अगर हम ट्रांसड्यूसर को क्लासिफाइड करें तो ट्रांसड्यूसर को बेसिकली हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रांसड्यूसर में पढ़ेंगे आपका रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, अच्छा, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर भी बेसिकली हम दो ही तरह के इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, तो मैं आपका स्टार्ट डायरेक्टली कर रहा हूँ अब रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई नहीं है, तो धीरे धीरे हम रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में सबसे पहले जो हमारे पास में आता है, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में सबसे पहले हमारे पास जो आता है दैट इज कॉल्ड एंड सिंपल है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेजिस्टोमीटर में, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में पढ़ते हैं एक पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का सबसे पहले, आप पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल जानते हो, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, सिंपल एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। ठीक है, आपने लैब में देखा भी होगा, शायद ना देखा हो पता नहीं, बट पोटेंशियोमीटर क्या होता है, सिंपल एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसमें इस तरह की नोब होती है, तो उस नोब को घुमा के उसका हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का सबसे पहले हम सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, एक पोटेंशियोमीटर का सबसे पहले हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सर्किट कैसा पोटेंशियोमीटर का होता है कि पोटेंशियोमीटर हो तो देखिए आप, ये पोटेंशियोमीटर है, इसमें कुछ, ये हमारा पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, और इसमें जो हमारी सप्लाई अप्लाई हो रही है, उस सप्लाई को बेसिकली हमने क्या बोल दिया, उस सप्लाई को हमने बोल दिया सपोज V ऑफ E। उस सप्लाई को हमने क्या बोल दिया, उस पर्टिकुलर सप्लाई को हमने बोल दिया V ऑफ E। ठीक है, उस सप्लाई को क्या बोल दिया हमने, V ऑफ E बोल दिया। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट को हमने मान लिया क्या, इस पॉइंट को हमने मान लिया 1, इस पॉइंट को मान लिया हमने 2, और अब से हम, अब देखिए पोटेंशियोमीटर होता है तो पोटेंशियोमीटर में कुछ हमारा वाइपर होता है, और इस वाइपर को हमने मान लिया कि ये वाइपर हमारा कुछ पर्टिकुलर 3 पॉइंट पे इस तरीके से प्लेस्ड है। ठीक है, इस पोटेंशियोमीटर की जो टोटल वायर की लेंथ है उसको हमने क्या मान लिया, d ऑफ t मान लिया। पोटेंशियोमीटर की टोटल वायर की लेंथ को हमने कितना मान लिया, d ऑफ t मान लिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में इस पर्टिकुलर, इस पॉइंट के अक्रॉस जो हमने वोल्टेज मान लिया वो हमने कितना मान लिया, V नॉट मान लिया। टोटल पोटेंशियोमीटर के रेजिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, R ऑफ T मान लिया। टोटल रेजिस्टेंस R ऑफ T है, और इस ये वाइपर से लेकर और इस पॉइंट 1 तक के रेजिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, दैट रेजिस्टेंस इज टू बी कॉल्ड एंड डेल्टा R। ठीक है, तो ये सिंपल है पोटेंशियोमीटर का सर्किट है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, अब देखिए इस पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए अगर ये वायर, क्या है, ये वायर में कुछ हमने DI डिस्प्लेसमेंट दिया, मतलब वायर क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा ना। तो यहाँ पे वायर क्या है, इस ये जो वायर है, ये वायर क्या कर रहा है, पर डिस्प्लेस, ये वायर मूव कर रहा है ना, वायर में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस। तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये जो रेजिस्टेंस डेल्टा आर है, इस डेल्टा रेजिस्टेंस में क्या आएगा, चेंज आएगा। जब रेजिस्टेंस में चेंज आएगा तो हमारा ओवरऑल वोल्टेज में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो लिख सकते हैं इन द डिस्प्लेसमेंट DI अप्लाई टू द वाइपर और स्लाइडर कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक इसमें कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि पोटेंशियोमीटर जो होता है, पोटेंशियोमीटर जो होता है वो बेसिकली आपका एक वोल्टेज
डिवाइडर नेटवर्क है। पोटेंशियोमीटर क्या है आपका? वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है। अगर आप वो पूरा डिफाइन करें तो ये क्या है? टोटल रेजिस्टेंस है, और ये कुछ क्या है कि रेजिस्टेंस का कुछ स्पेसिफिक पार्ट है। तो इस तरीके से क्या है, ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है। उसके बाद में एक सेकंड पॉइंट ध्यान रखिए कि पोटेंशियोमीटर जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेंशियोमीटर जो होता है वो हमेशा एक लीनियर इंस्ट्रूमेंट है। अगर उसमें कोई भी हमने लोडिंग इफेक्ट नहीं लगा रखा है तो ये लीनियर इंस्ट्रूमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप स्टार डाल के लिखिएगा कि पोटेंशियोमीटर जो होता है वो बेसिकली हमारा जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड एन जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ये पॉइंट आप हमेशा रखिएगा कि आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज द फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज टू बी कॉल्ड एंड सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज टू बी कॉल्ड एंड जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का क्वेश्चन बहुत आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज टू बी कॉल्ड एंड जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, द आंसर विल बी पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर हमारा क्या होता है? जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा, इसमें एक नोट डाल के लिखिएगा, एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। देखिए, एक पॉइंट है इसमें, नोट डाल के लिखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रेशियो, अगर आपको ये नोट समझ में आ गया इसका मतलब आपको पोटेंशियोमीटर समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट रेशियो इक्वल टू रेजिस्टेंस रेशियो, इक्वल टू रेजिस्टेंस रेशियो इक्वल टू वोल्टेज रेशियो, इक्वल टू वोल्टेज रेशियो। अब डिस्प्लेसमेंट रेशियो क्या है? पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रेशियो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को हमने, डिस्प्लेसमेंट रेशियो क्या है कि आपका, हमने मान लिया कि ये जो हमारा मूवमेंट हुआ है वो कितना, हमने ये मूवमेंट कितना माना, ये मूवमेंट हमने मान लिया डी आई। तो डिस्प्लेसमेंट रेशियो कितना हो गया? आउटपुट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया है डी आई फॉर द रेफरेंस लाइन 1 टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डी टी, डी आई डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू रेजिस्टेंस रेशियो क्या होगा? हमने टोटल रेजिस्टेंस कितना माना है? डेल्टा आर, यानी कि हमारा ये यहाँ इस वाइपर से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना है? डेल्टा। तो इस रेजिस्टेंस को कितना माना हमने? डेल्टा आर माना। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा? आर टी। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? आर टी इक्वल टू वोल्टेज रेशियो कितना है? वोल्टेज कितना है? वी नॉट। और टोटल वोल्टेज कितना है? वी। तो वी नॉट डिवाइडेड बाई वी, यानी कि ऊपर आपसे क्या करें? 3 to 1 डिवाइडेड बाई 2 to 1। मतलब 3 to 1 का मतलब क्या है कि 3 से 1 तक की बीच की क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी। अगर आपको ये जो फंडा याद है, अगर आपको ये फंडा याद है तो आप पोटेंशियोमीटर का जितना भी अनलोडिंग वाला क्वेश्चन होता है, सारा क्वेश्चन को आप एक बार में लगा लोगे। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर का लोडिंग और अनलोडिंग वाला क्वेश्चन, ये अनलोडिंग का केस है ऑफ एन पोटेंशियोमीटर। तो इस पे बेसिस पे आपके जितने भी अनलोडिंग के क्वेश्चन होते हैं वो सारे लग जाएंगे। आपको डिस्प्लेसमेंट का रेशियो अपॉन रेजिस्टेंस का रेशियो अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इक्वल टू रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू वोल्टेज का रेशियो। अगर ये तीन चीजें आपको पता है तो आप पोटेंशियोमीटर के अंदर स्पेसिफिक आप जितने भी अनलोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप क्या कर लोगे? लगा लोगे। तो ये जो पोटेंशियोमीटर था ये हमारा अनलोडिंग का केस था। अनलोडिंग अनलोडिंग अनलोडिंग। व्हाट द मीनिंग ऑफ अनलोडिंग? अनलोडिंग का मतलब ये था कि जो आप वोल्टामीटर इसके क्रॉस लगा रहे हैं ना, हमने उस मीटर के रेजिस्टेंस को क्या ले लिया है? जीरो ले लिया है। हमने उस मीटर के रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं किया है। तो ये किसका है? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वोल्ट मीटर लगाओगे तो उस वोल्ट मीटर का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हमने उस इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया है। जब हमने उस वोल्ट मीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया है, इसीलिए हमने क्या बोला? इसको अनलोडिंग का केस बोला है। बट अगर हम इसी को लोडिंग का केस बोले, अगर हम इसी को लोडिंग का केस बोले, अगर हम इसी का लोडिंग का केस बोले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोडिंग केस? तो लोडिंग केस में क्या होगा? मैंने कहा कि वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया गया अनलोडिंग के केस में। तो लोडिंग के केस में क्या होगा? वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? हम इंक्लूड कर लेंगे। अगर हम वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे सर्किट क्या बनेगा? सर्किट पूरा सेम रहेगा। ये हमारा कितना है? वी ऑफ ई वोल्टेज है। ठीक है, ये हमारा वाइपर का मूवमेंट है और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? ये हमारा वोल्ट मीटर वी लगा था जैसे पहले लगा था। ये हमारा क्या था? टोटल रेजिस्टेंस आर टी जो हमने पहले माना था। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसी तरीके से हमारा कितना होगा? डी टी होगा जो हमने पहले माना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि वोल्ट मीटर का अब रेजिस्टेंस कितना कंक्लूड करेंगे? हम आर ऑफ एम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली इसका पूरा एक डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म मैं लिख रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करिएगा।
यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को मैंने माना 1, इस पॉइंट को मैंने माना 3 और इस पॉइंट को मैंने माना 2। ठीक है, तो इस सिस्टम में हमने क्या किया कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को कितना माना, RT 1 माइनस एफ, अभी मैं बताता हूँ, घबराना नहीं है, एफ आर टी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या आती है, आउटपुट वोल्टेज में बता देता हूँ, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज, पूरा डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूँ, एफ डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 1 माइनस एफ इंटू आर टी बाई आर एम प्लस 1। देखिए यहाँ पे एफ क्या है, बात आती है यहाँ पे एफ क्या है। देखिए एफ वही है जो हमने आपको बताया था ना, वोल्टेज का रेशियो इक्वल टू रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। यहाँ तो एफ क्या है, एफ सिस्टम की आप बोल सकते हो कि एफ क्या है, एफ क्या है, बेसिकली एक रेशियो है। तो अगर आप इस पूरे रेजिस्टेंस में देखिए, ये आर एम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये मैंने आर टी माना, इसको पूरा अगर आप सॉल्व करोगे इस तरीके से, वोल्टेज का रेशियो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इक्वल टू करंट का रेशियो, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम हमको बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, बेसिकली हमको ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट के रेशियो को और रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, डिस्प्लेसमेंट पता है हमको डी और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था dt, और हमें रेजिस्टेंस निकालना है क्या, 1 से 3 के बीच का रेजिस्टेंस को अगर हम r मान लें और ये और इसको टोटल का रेजिस्टेंस मान ले rt मान लें, तो हमारा r इक्वल टू कितना हो जाएगा, di डिवाइडेड बाई dt इनटू टोटल रेजिस्टेंस rt, और ये di डिवाइडेड dt को हमने क्या मान लिया, f से नोट कर दिया, यानी कि जो पहले रेशियो थे उनको हमने f से नोट कर दिया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, इसीलिए इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस r की वैल्यू कितनी लिखी है मैंने, f इनटू rt लिखी है। तो अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस है RT, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस एफ आर टी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RT माइनस एफ आर टी, तो इस x, इसकी वैल्यू को x माना तो इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RT कॉमन ले लिया तो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एफ हो जाएगी। तो ये थोड़ा मैथमेटिक्स है, सिंपल, ऐसा कुछ वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 2 से 3 का रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये कितना माने माना, RT इक्वल टू, हमें क्योंकि हमें 2 से 1 का रेजिस्टेंस पता है और हमको 2 से 3 का रेजिस्टेंस निकालना है, तो और मैंने यहाँ से 3 से 1 का रेजिस्टेंस इस वाले फॉर्मूले से निकाल लिया, तो हम 2 से 3 का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, तो वही मैंने लिखा है RT 1 माइनस एफ, और ये कितना रेजिस्टेंस है, FRT। आप इसमें कुछ नहीं याद रखोगे, आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक फॉर्मूला होता है दैट आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 1 माइनस एफ इनटू आरटी डिवाइडेड बाई आरएम प्लस 1, आरटी डिवाइड बाई आरएम प्लस 1। अब देखिए आरटी डिवाइड बाई आरएम प्लस 1, अब देखिए यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में देखिए ये आ रहा है क्या आपका, ये आपका फॉर्मूला आया। अब देखिए ये आपका किसका केस, ये किसका फॉर्मूला है, आपका लोडिंग का फॉर्मूला, लोडिंग के केस, लोडिंग का केस है। ठीक है, तो आपको अगर हम यहाँ पे लोडिंग के केस में देखिए, ओपन सर्किट में आपकी करंट कितनी होती है, 0 होती है। अगर ओपन सर्किट में करंट आपकी 0 होती है तो रेजिस्टेंस कितना होगा आपका, इनफाइनाइट होगा। तो देखिए सबसे पहले जब हमने अनलोडिंग का केस लिया था, अगर हमने अनलोडिंग का केस लिया था, तो अनलोडिंग के केस में हमारा वोल्टामीटर क्या था, एक ओपन सर्किट में था, वोल्टामीटर हमारा ओपन सर्किट में, करंट 0 थी, तो रेजिस्टेंस कितना था, इनफाइनाइट था। तो अगर, और वो रेजिस्टेंस क्या था, वो हमारा रेजिस्टेंस कितना था, मीटर का रेजिस्टेंस था। तो अगर इसी फॉर्मूले में अगर हम मीटर के रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट पुट कर दें, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, एफ आ जाएगी। और एफ क्या है हमारा, रेशियो है, किसका रेशियो है, डिस्प्लेसमेंट रेशियो, रेजिस्टेंस रेशियो और वोल्टेज रेशियो। तो आपको समझ में आ रहा है कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज एफ केस में आ रहा है। तो आपको सिंपल था, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है। आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ ब्रैकेट में 1 माइनस एफ इनटू आरटी डिवाइड बाई आरएम प्लस 1। फिर से एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 1 माइनस एफ इंटू आर टी बाई आर एम प्लस 1। ये किसका है आपका, कुछ इसका स्पेसिफिक आउटपुट वोल्टेज है। अच्छा, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये कहता है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है कि आप वाइपर में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, वाइपर में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो उस वाइपर के डिस्प्लेसमेंट से हमारा इफेक्टिव पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है,
चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमारी इनपुट क्वांटिटी क्या थी, इनपुट क्वांटिटी थी हमारी थी क्या, इनपुट क्वांटिटी हमारी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट थी। इनपुट क्वांटिटी हमारी क्या थी, इनपुट क्वांटिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट थी। और आउटपुट क्वांटिटी हमारी किसकी क्या थी, आउटपुट क्वांटिटी हमारी रेजिस्टेंस थी। आउटपुट क्वांटिटी हमारी क्या थी, रेजिस्टेंस थी। इनपुट क्वांटिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट थी, आउटपुट क्वांटिटी हमारी रेजिस्टेंस थी। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमें ग्राफ खींचना होगा तो हम ग्राफ किसके बीच में खींचेंगे, हम ग्राफ खींचेंगे इनपुट वर्सेस आउटपुट के बीच में। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या हो जाएगी, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या हो जाएगी, आर नॉट हो जाएगी। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमने ग्राफ को क्या लिया, हमने अनलोडिंग का केस लिया, क्योंकि पहला केस हमारा क्या था, अनलोडिंग का केस था। अच्छा, अनलोडिंग के केस में हमने आपको बताया था कि अनलोडिंग के केस में जो हमारा मीटर क्या था, जो वोल्ट मीटर था, वो हमारा आउटपुट पे ओपन सर्किट था। ओपन सर्किट का तो मीटर का रेजिस्टेंस हमारा कितना था, मीटर का रेजिस्टेंस हमारा कितना था, इनफाइनाइट था। अगर मीटर का रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट था, अगर मीटर का रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट था, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा RT बाई RM कितना हो जाएगा, सॉरी, हमारा RT बाई RM कितना हो जाएगा, RT बाई RM, RT बाई RM कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अगर RT बाई RM हमारा 0 हो जाएगा तो ये पूरी क्वांटिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आउटपुट कितना आएगा, हमारा F आएगा। और F क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। अगर F एक कांस्टेंट नंबर है तो Y इक्वल टू mx टाइप का हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ खिंच जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले इनिशियली हमारा ग्राफ खिंचेगा वो कुछ कैसा खिंचेगा, कुछ इस तरीके का एक लीनियर फंक्शन खिंचेगा, इस तरह का कुछ एक लीनियर फंक्शन खिंचेगा। अच्छा, अब हम इसमें वेरिएशन करेंगे। हमारा मेन टारगेट क्या है, RT बाई RM है, RT बाई RM है। अब हम क्या करें, RM हमने इनफाइनाइट लिया, अब क्या करें, हम इनफाइनाइट से 0 की तरफ आएंगे। जब हम इनफाइनाइट से 0 की तरफ आएंगे तो किसी इनफाइनाइट मतलब कोई वैल्यू हमारी बहुत लार्ज है, 0 मतलब कोई वैल्यू हमारी बहुत ही कम है। तो हम क्या करें, अब हम RM की वैल्यू को इनफाइनाइट से 0 की तरफ आ रहे हैं ना, RM हमारा इनफाइनाइट से 0 की तरफ आ रहा है। अगर हम RM हमारा इनफाइनाइट से 0 की तरफ आ रहा है, यानी कि हम लार्ज वैल्यू से क्या जा रहे हैं, लो वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। अगर हम लार्ज वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब हम मीटर के रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अगर हम मीटर के रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमने पहले मीटर के रेजिस्टेंस को कुछ इतना डिक्रीज किया, फिर हमने कुछ इतना डिक्रीज किया, फिर कुछ और डिक्रीज किया, फिर कुछ और डिक्रीज किया, तो अगर ये कंटिन्यूअसली फैक्टर डिक्रीज करेगा तो हम बोल सकते हैं ये RT बाई RM, अगर RM डिक्रीज करेगा तो हम बोल सकते हैं RT बाई RM को जो फैक्टर होगा वो हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर RT बाई RM का फैक्टर हमारा इंक्रीज करेगा तो सिस्टम हमारा क्या होगा, मोर नॉन लीनियर शेप की तरफ जाएगा। तो अब हमारा फंक्शन नहीं आएगा, यानी अब इसमें कुछ हमारा dr पार्ट आने लगेगा, यानी कि हमारा dr पार्ट की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज करने लगेगी। जब dr पार्ट की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज करने लगेगी तो हमारा ग्राफ कैसे चला जाएगा, ग्राफ हमारा कुछ, अब ये तो हमारा लीनियर केस था, फर्स्ट केस था। अब हमारा ग्राफ कैसे जाएगा, अब हमारा ग्राफ फिर कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, हम वैल्यू को और डिक्रीज करेंगे तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और वैल्यू को और डिक्रीज करेंगे तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। ये हमारा सेकंड केस है, ये थर्ड केस है, ये फोर्थ केस है। तो इस तरीके से RM की वैल्यू को डिक्रीज करके, तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट याद रखने वाला ये है, नोट याद रखने वाला व्हाट द पॉइंट नोट, नोट क्या है कि मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा लार्ज होगा, पोटेंशियोमीटर उतना ही ज्यादा आपका एक लीनियर इंस्ट्रूमेंट की तरीके से वर्क करेगा, लीनियर इंस्ट्रूमेंट की तरीके से वर्क करेगा। मैंने आपको इनिशियल पॉइंट में लिखा था कि पोटेंशियोमीटर टू बी लीनियर इंस्ट्रूमेंट, तो आपका पोटेंशियोमीटर एक लीनियर इंस्ट्रूमेंट की तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा कि फॉर एन लीनियरिटी मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। देखिए आपका मेन टारगेट है RT बाई RM के फैक्टर को क्या करना है, 0 करना है। तो इस फैक्टर को 0 आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप RT की वैल्यू को 0 कर दीजिए, या फिर आप RM की वैल्यू को क्या कर दीजिए, इनफाइनाइट कर दीजिए। इसके दो तरीके हैं, या तो RT की वैल्यू को 0 कर दीजिए, या फिर आप RM की वैल्यू को क्या कर दीजिए, इनफाइनाइट कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों फैक्टर यूज कर लेते हैं तो फिर आप उस केसेस में क्या कर सकते हैं, इजिली आप चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो तो इस RT बाई RM को 0 करने के लिए आपको या तो RT की वैल्यू 0 कर दिया, या फिर RM की वैल्यू को इनफाइनाइट कर। तो लीनियर इंस्ट्रूमेंट के लिए या तो RM की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, या फिर RT की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि एक हल्का सा याद रखिए कि अगर पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, अगर पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज कब करेगी, देखिए आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज क्या है, आपका F है। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज कितना है आपका, E इंटू वीई। वीई क्या है, आपका सोर्स वोल्टेज है। और सोर्स वोल्टेज को अगर हम डिफाइन करें, ठीक है, तो आउटपुट ये इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज क्या है, यानी कि अगर आपका इनपुट वोल्टेज ज्यादा है तो आपकी सेंसिटिविटी भी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए आप इतना रखिए कि सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए,
एक्चुअली में टाइम बहुत कम बचा हुआ है। सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो इसका टोटल रेजिस्टेंस आरटी है वो हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करने का। इनकी अगर हम आरटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो हमारी सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे एक लीनियरिटी और सेंसिटिविटी, लीनियरिटी के लिए जो हमारा आरटी की वैल्यू होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, और सेंसिटिविटी के लिए हमारी आरटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये दो पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये, और एक जो पॉइंट मैंने नोट 1 में लिखाया था आपको, ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट अगर आप याद रखें तो आपको लीनियरिटी और सेंसिटिविटी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम?